इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पहल्लव या पार्थियन वंश के बारे में, और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं हिंद, यूनानी और शक वंश के बारे में। तो इसमें आज पढ़ेंगे पहल्लव वंश के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इससे ज़्यादा जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है कि मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश पार्थियन या पहल्लव वंश था। तो यहाँ पे बोला गया है कि मौर्य काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश जो था पार्थियन या पहल्लव वंश था। तो पहला वंश कौन सा था? तो हिंद, यूनानी पहला जो थे भारत पर आक्रमण करते हैं, उसके बाद शक जो थे वो आते हैं आक्रमण करने के लिए, और तीसरा में ये आता है पहल्लव। पहल्लव लोग जो आते हैं ये भारत पर आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट जो है ये ईरान, फारस और पर्सिया के थे, जिस कारण इन्हें पार्सियन कहा जाता है। तो देखिए ये कहाँ के रहने वाले थे पहल्लव लोग? ये ईरान, फारस और पर्सिया के थे, जिसके कारण इन्हें पार्सियन भी कहते हैं। देखिए इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया। तो देखिए पहल्लव लोग जो थे अपना राजधानी कहाँ बनाया? पुरुषपुर या पेशावर को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेट्स थे। कौन थे? मिथ्रेडेट्स थे। याद रखिएगा नाम, इनको थोड़ा बोलने में टेढ़ा है लेकिन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इस वंश के सबसे योग्य शासक गोंदो फर्निस थे। कौन थे? गोंदो फर्निस थे, जिनका पाकिस्तान से तख्त ए वाही अभिलेख मिला है। ठीक है, यह खरोष्टी लिपि में है। कौन सी लिपि में लिखा गया था ये अभिलेख को? खरोष्टी लिपि में। इनके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो इसी के काल में पुर्तगाल ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक भी है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है कुषाण वंश। तो ये सबसे लास्ट में आया कुषाण लोग, तो कुषाण वंश पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसका पहला पॉइंट है मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण वंश थे। नेक्स्ट पॉइंट है ये मध्य एशिया कहाँ का? तो ये चीन और तुर्किस्तान के निवासी थे। कुषाण लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया यानी चीन और तुर्किस्तान वाले क्षेत्र से आए थे। नेक्स्ट है मध्य एशिया से यूची कबीला 5 भागों में बटा था। इसी 5 में से एक जो था कुषाण था। ठीक है, कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर गंगा के दौरान था। तो कुषाण वंश का जो क्षेत्र था मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर के गंगा के मैदान के क्षेत्र तक विस्तृत था। नेक्स्ट है कुषाण वंश के संस्थापक जो था कुजुल्काडफिस था। कौन था? कुजुल्काडफिस थे। इन्होंने तांबे को सिक्का चलाया था। तो देखिए कुषाण वंश ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो तांबे का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट है ये शैव धर्म को मानते थे। तो कुषाण वंश कौन सा धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानता था, जिनका जो प्रमाण इनके सिक्के से मिले हैं, और इन सिक्कों पर एक तरफ कुजुल्कड फिशेस तथा दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति थी। तो देखिए यहाँ पे जो था एक तरफ क्या था? कुजुल्कड फिशेस तथा दूसरी तरफ जो था नंदी बैल की आकृति थी। नेक्स्ट है अगला शासक बीम फडफिशस था। कौन था? दूसरा जो अगला शासक हुआ वो बीम कडफिशस था बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह शैव धर्म को मानता था। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो बीम फडफिशस ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो महेश्वर का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है इनके सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में उनका नाम लिखा हुआ था, तथा दूसरी तरफ शिव, पार्वती एवं त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। नेक्स्ट है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। कौन हुआ? कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया, और
इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया था। तो कुषाण वंश का सबसे जो प्रतापी शासक हुआ कौन हुआ? कनिष्क हुआ। इसने 78 ईस्वी में अपना राज अभिषेक करवाया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट है, इसने अपने राजनीति की राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में सांस्कृतिक राजधानी जो था मथुरा या मधुसा को बनाया। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपना राजकवि का दर्जा दिया। तो देखिए, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ ले गया और इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपने राजकवि का दर्जा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, कनिष्क ने बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर कश्मीर के कुंदन वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी 102 ईस्वी में करवाया। तो देखिए, कनिष्क जो था बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर, किसके कहने पर? पार्श्व के कहने पर कश्मीर के कुंदन वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी 102 ईस्वी में कराया था। इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई और अध्यक्ष पद पर वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष को बैठाया गया था। तो देखिए, ये जो सम्मति हुआ था, इसमें जो दो अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में बट गया था। देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक जो था हीनयान और दूसरा महायान। तो देखिए, कनिष्क महायान शाखा को मानता था। कनिष्क जो था कौन सा शाखा को मानता था? महायान शाखा को मानता था। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी जिससे भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस भी खा सकते थे। तो ये था महायान जो था बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी जिसमें भिक्षु जो थे सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस भी खा सकते थे। नेक्स्ट है, कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चाइना में भी हुआ। तो कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चाइना में भी हुआ। नेक्स्ट है, कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन, चरक नामक विद्वान रहते थे। तो ये याद रखिएगा कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन से रहते थे? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक नामक विद्वान जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। तो पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि अश्वघोष किसकी कृति है? बुद्ध चरित्र किसकी कृति है? तो अश्वघोष की है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, चरक ने चरक संहिता लिखा। तो पूछा जा सकता है कि चरक संहिता किनके द्वारा लिखा गया था? तो चरक के द्वारा लिखा गया था। ये वैद्य या डॉक्टर थे। जो चरक थे क्या थे? एक वैद्य थे और इसको डॉक्टर भी बोल सकते हैं अभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है कि नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिकता के सिद्धांत की चर्चा की और अंततः उन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नागा अर्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। तो देखिए, नागा अर्जुन जो थे बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभाषा सूत्र की रचना किया जिसे बौद्ध का विश्वकोश कहा जाता है। तो देखिए, वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभाषा सूत्र का रचना किया जिसे बौद्ध का विश्वकोश कहा जाता है।
नेक्स्ट है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। इन्हें सोने की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता था। तो देखिए सर्वाधिक सोने के सिक्के जो थे कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए और इन्हें सोने की प्राप्ति कहाँ से होता था, तो पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता था। नेक्स्ट है कनिष्क के समय तांबे के सिक्के को काकनी कहा जाता था। तो देखिए कनिष्क के समय तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो काकनी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि मथुरा से कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिला जिसमें कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। तो देखिए मथुरा से कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिला है जिसमें कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा में भी दिखाया गया है। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होता था। तो कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र मार्ग दोनों से व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल तथा ताम्रलिप्ति बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र तथा सोपरा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख था। तो देखिए कनिष्क के समय में उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपारा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख था। नेक्स्ट पॉइंट है अज्ञात की रचना पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी से जानकारी निकलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था। तो देखिए इनका जो लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चला कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है। देखिए तो इससे क्या जानकारी मिलता है कि कनिष्क का जो सर्वाधिक व्यापार होता था कहाँ से होता था, रोम से होता था। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई थी। तो कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई थी। इसी के समय अरब नाविक हिप्पलस ने मानसून की खोज किया। तो इसी के समय अरब नाविक जो था हिप्पलस मानसून की खोज करता है और मानसून अरबी भाषा का शब्द मौसम से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण कला में काफ़ी विकास हुआ। तो कनिष्क के समय शासनकाल में मूर्ति निर्माण का कला में काफ़ी विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संघराम विहार का निर्माण करवाया था। तो कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संघाराम विहार का निर्माण भी करवाया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय अशोक किन्हें कहा जाता है, तो कनिष्क को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए रेशम मार्ग या सिल्क रूट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, छोटा टॉपिक है। यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फ्रांस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। यह जो था रेशम मार्ग, यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फ्रांस और मध्य एशिया को जोड़ने का काम करता था। इस मार्ग का दक्षिण भाग हिंद महासागर से गुजरता था जबकि उत्तर भाग कश्मीर तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरता था। इसका जो मार्ग था दक्षिण भाग हिंद महासागर से गुजरता था और जबकि उत्तरी भाग कश्मीर तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरता था। नेक्स्ट है कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। देखिए कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया और यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। नेक्स्ट है रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय रास्ता कहलाता है जिससे चीन के हान राजवंश के महान यात्री यांगछियान ने खोला था। तो देखिए रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय रास्ता कहलाता है जिससे चीन के हान राजवंश के महान यात्री यांगछियान ने खोला था जो हान वंश की राजधानी चंगान से पश्चिम में रोम तक पहुंचता था। तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है
रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर होता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। तो देखिए, रेशम मार्ग के होने वाला व्यापार पर कनिष्क कर होता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्या था, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। 1005 ईस्वी कनिष्क की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, पूछा जा सकता है कि कनिष्क की मृत्यु कब हुआ, तो 1005 ईस्वी में हुआ। लगभग यहाँ पे डाटा दिया गया है। नेक्स्ट है, इनके उत्तराधिकारी योग्य नहीं हो, जिसके कारण इनके छोटे छोटे संबंध अलग होने लगे। तो देखिए, इसका जो था कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, इनके जो सामंत थे छोटे छोटे राज्य में बंटने लगे। उसके बाद यहाँ पे इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। तो इसके जो अंतिम शासक के रूप में किन्हें चर्चा मिलता है, वासुदेव को। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। तो देखिए, आगे चलकर इसी के जो सामंत थे वो आगे चल के कौन सा वंश का स्थापना करते हैं, गुप्त वंश के स्थापना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वन लीनियर क्वेश्चन है, जो कि ये जो वन लीनियर क्वेश्चन होगा, मौर्योत्तर काल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण हम पढ़े हैं, हिंद, यूनान, शक और यहाँ पे पहलव, ये सारे से मिक्सिंग क्वेश्चन मिलेगा और एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन दो वंशों ने की। तो मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन दो वंशों ने किया, सातवाहन और कुषाण वंश ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुवमी। कौन था, वशिष्ठी पुत्र पुलुवमी। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉइंट कि कन्नव वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्म गौतमी था। कौन था, सुशर्म गौतमी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, पूछा गया है कि सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया। तो नागा, निका एवं गौतमी ने। तो देखिए, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने काम किया था, तो नागा, निका एवं गौतमी ने काम किया था। नेक्स्ट है, अपरातिहता चक्र की उपाधि किस प्रारंभिक सातवाहन शासक ने की थी। तो श्री सतकर्णी ने यह किया था। नेक्स्ट है, अपीलक किस वंश का शासक था। अपीलक जो था किस वंश का शासक था, तो सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है कि किस सातवाहन वंश शासक ने वेनाकटक नगर की स्थापना की और वेनाकटक स्वामी की उपाधि धारण की। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ये उपाधि धारण किया था। किस सातवाहन शासक ने दक्षिणोपथेश्वर कहा गया। तो किस सातवाहन शासकों को दक्षिणापथेश्वर कहा गया। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुवमी को, वशिष्ठी पुत्र पुलुवमी को यानी दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, दो पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्के पर मिलता है। तो देवभूति के सिक्कों पर। दो पतवारों वाला जहाज का चित्र किस शासक के सिक्के पर मिलता है, तो देवभूति। नेक्स्ट है, नासिक के बौद्ध संघ को आजकलीय एवं काले के बौद्ध संघ को करजक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान दिया था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने यह दान दिया था। नेक्स्ट है, कन्हेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था। तो वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी को। तो कन्हेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था। तो वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी को 2 बार पराजित किया था। नेक्स्ट है, गुंडाया और सर्ववर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था। तो सातवाहन शासक हाल ने। किसने, सातवाहन शासक हाल ने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है, मथुरा के क्षत्रप का पहला शक शासक कौन था।
तो राजवुल था। कौन था? राजवुल। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि शक के छहरत कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो नहपान था। कौन था? नहपान। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि शकों के कर्दमक कुल का संस्थापक कौन था? शकों के कर्दमक कुल का संस्थापक कौन था? तो चेस्टन था। कौन था? चेस्टन। गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तड़ाग का जीर्णोद्धार करने वाला रुद्रदामन का राज्यपाल कौन था? तो सुवी शाखा था। सुवी शाखा। नेक्स्ट है रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी। कौन? उज्जैनी। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके शासन काल में भारत आया था? तो गोंदो फनर्जी के शासनकाल में आया था। गोंदो फनर्जी। महाभारत में सोत्थावती को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो शक्तिमती के। शक्तिमती। नेक्स्ट है चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो खारवेल था। कौन था? खारवेल। भारत में प्रथम बैक्ट्रियाई पवन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद के नाम से। तो बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद के नाम से अभिहित किया गया है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिपोक्रेटस को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? तो कुजुल फडफिसस। कुजुल फडफिसस। नेक्स्ट है कुषाण राजवंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो कनिष्क था। बौद्धों की महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगति के बाद हुआ? तो बौद्धों की महान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगति में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया? तो सातवाहन वंश के बाद। तो इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद? तो सातवाहन वंश के पतन के बाद ही अपने स्वतंत्र सत्ता का स्थापना किए थे। नेक्स्ट है किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों के होने का उल्लेख मिलता है? तो मनु स्मृति में। किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों के होने का उल्लेख मिलता है? मनु स्मृति में। महाभारत में 4 वर्णों के लिए कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? तो 9 कर्तव्य बताए गए हैं। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को। किसे? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट है कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गंधार शैली को। तो ग्रीक शैली की संज्ञा दी जाती है गंधार शैली को। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? तो 18 शाखा था। कितना शाखा था? 18। नेक्स्ट है नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किन से सीखा है? तो यूनानियों से सीखा था। यहाँ पे बताया गया है सर्वाधिक शक्तिशाली पहलवान शक कौन था? तो गोंदो फर्निज था। कौन था? गोंदो फर्निज। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं अभिलेखों में भूमिदान का पहला प्रमाण कब का है? अभिलेखों में भूमिदान का पहला प्रमाण कब का है? तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का, यानी इसी के आसपास भूमिदान देने की प्रथा स्टार्ट हुआ था। वाकटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था? तो विष्णु वृद्धि गोत्र का। विष्णु वृद्धि गोत्र का। नेक्स्ट है किस काल को आदर्शवादी काल की संज्ञा दी जाती है? तो मथुरा कला को।
तो किस कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दिया जाता है? तो मथुरा कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि किस कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दिया जाता है? तो वो भी है गंधार कला को। कला की किस शैली को बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया है? तो गंधार शैली में। अस्टेटो टू और अस्टेटो और डेमेट्रियस तथा मिनांडर में से वह हिंदी एवं शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे वो अस्ट्रेटो हैं। कौन है? अस्ट्रेटो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद पन्ह तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के सामयिक नहीं था, वो जो था मिलिंद था। मिलिंद जो था इनके समय नहीं था। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ा के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में। कहाँ? जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में 3 के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। नेक्स्ट पॉइंट है भीम, फडफिसस, कनिष्क और नहापान एवं बुद्धगुप्त में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? वह है कनिष्क के सिक्के पे। नेक्स्ट है कुजुल, फडफिसस, दीम फडफिसस और कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसके सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वह है भीम फडफिसस को। भीम फडफिसस। नेक्स्ट पॉइंट है कि भीम फडफिसस और कुजुल फडफिसस कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था वह है भीम फडफिसस ने। नेक्स्ट है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है तो 81 ईसा सन। नेक्स्ट है यहाँ पे कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष एवं वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष चरक और नागा अर्जुन पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था तो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, विशखदत्त में से वह जो कनिष्क के प्रथम दरबार में नहीं था वह है विशखदत्त। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति की थी किसने? चरक तथा जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कण्व वंश ने। यानी शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया किसने? कण्व वंश ने। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतम पुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है वह है गौतम पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वह है सातवाहन वंश। उसके बाद है सिमुख संस्थापक था किस वंश का? तो सातवाहन वंश का। नेक्स्ट है गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी वह है कुषाण वंश का। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कहाँ? कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। किसके समय? कुषाणों के समय। नेक्स्ट पॉइंट है
अफगानिस्तान का वामियन प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, उसे कहते थे गंधार शैली। कौन सा शैली? गंधार शैली। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, वह गंधार मूर्ति कला में, गंधार मूर्ति कला में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन कला के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी शक कुषाण। यूनानी शक कुषाण यानी प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही जो कालानुक्रम है, पहले यूनानी आते हैं, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वह है डेरियस प्रथम। कौन? डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती या प्रतिष्ठान। अमरावती या प्रतिष्ठान। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। नेक्स्ट है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था वह है खारवेल। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। नेक्स्ट है, दशरथ बृहदत्त खारवेल हविष्क राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था वह है खारवेल। कौन थे? खारवेल। 3 पॉइंट और बच रहा है कि बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी किसके काल में? तो कुषाण के काल में। अफगानिस्तान का वामिया प्रसिद्ध था किसके लिए? तो बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची है मत्स्य पुराण में, जो कि पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक वो है, यहाँ पे देख लीजिए, गुप्त काल और समुद्रगुप्त। ये सब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।